हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग अप्रगामी तरंगे यानी कि स्टेशनरी वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग इस चैप्टर का सेकंड वीडियो और इसमें हम सब लोग पढ़ेंगे अप्रगामी तरंगों का समीकरण। टोटल दो तरीकों का होता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्रगामी तरंग का परावर्तन कराएंगे मुक्त सिरे या कठोर सिरे से या बंद सिरे से, जिसको हम सब लोग कहते हैं, तो दो तरीकों से होगा। यानी परावर्तन मुक्त सिरे से होगा तो अप्रगामी तरंग एक बनेगी, और अगर दृढ़ सिरे से हुआ तो एक और अप्रगामी तरंग का समीकरण आएगा। यानी उसके दो रूप आएंगे, और इन्हीं सब चीजों को आज हम सब लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो आंकिक प्रश्न हो, चाहे मैथ्स के हो, चाहे केमिस्ट्री को, सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रगामी तरंगों का समीकरण है। अप्रगामी तरंग होता क्या है, हम सब लोग जानते हैं। जब प्रगामी तरंग का हम सब लोग परावर्तन कराते हैं तो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग के मिलने से जो तरंग बनती है उसे अप्रगामी तरंग कहते हैं। इसकी विशेषताएं भी हम सब लोग देखेंगे। इसमें जो एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। कण जो होते हैं वो जहां के तहां रहते हैं, उनका वेग जीरो होता है। इन तरंगों में, प्रगामी तरंगों में वेग जीरो नहीं था, एफ इंटू लैम्डा या ओमेगा अपॉन के था। न्यूमेरिकल में भी हम लोग देखते। तो इसका सबसे पहला दो तरीके से हम पढ़ेंगे इसका समीकरण। पहला, जब माध्यम की परिसीमा मुक्त हो। माध्यम की परिसीमा मुक्त होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपके पास वेव तो है, तरंग हमने भेजा, ये एक फ्रेम है और इसमें हमने एक छल्ला डाल दिया, और उस छल्ले से हमने एक रस्सी को, एक डोरी को बांध दिया है। और डोरी को अगर हम ऊपर उठाएंगे, तो अगर हम डोरी को ऊपर उठाएंगे, सरंग भेजेंगे, तो छल्ला कहां जाएगा? छल्ला डोरी को नीचे खींचेगा या ऊपर छल्ला जाएगा? छल्ला डोरी के साथ ऊपर जाएगा। अगर हम डोरी को ऊपर उठाएंगे तो छल्ला भी ऊपर जाएगा, अगर हम डोरी को नीचे भेजेंगे तो छल्ला भी नीचे आएगा। यानी अगर हम आपतित तरंग सरंग भेजते हैं प्लस, तो परावर्तित तरंग भी हमको क्या मिलती है? सरंग मिलती है। पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने देखा है। ठीक है, कब? जब ये एक छल्ले से बंधी हो। छल्ला मतलब ये होता है मुक्त परिसीमा। परिसीमा मुक्त है, ये किसी से जुड़ा नहीं है। ये है आपतित तरंग और ये परावर्तित तरंग। ये सरंग और सरंग दोनों के बीच कोण कितना बना? सेम बनेगा। तो कलांतर कितना आ जाएगा? जीरो। जब हमने भेजा तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा में जा रही है, और जो वापस आई तो एक्स अक्ष की ऋण दिशा में आई। यानी आपतित तरंग गई है धनात्मक दिशा में और परावर्तित तरंग आई है ऋणात्मक दिशा में। अगर हम इसको एक्स अक्ष मान ले तब की बात है। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जब कोई प्रगामी तरंग गुजरती है तो उसका विस्थापन समीकरण होता है y बराबर, वैसे इसको हम यहां पर आपतित तरंग का समीकरण। आपतित कौन सी तरंग है? ये प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा? y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि एक्स अक्ष की धन दिशा में जा रहा है। एक्स अक्ष की धन दिशा में कोई तरंग जाती है तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। आयाम सेम ही है, जितना आपतित है उतना ही परावर्तित है। एक्स जो है, ये चीज हमने प्रगामी तरंग में वैसे बताया, वहां से आप देख सकते हैं। अब इस केस में परावर्तित तरंग का समीकरण क्या आएगा? परावर्तित तरंग का समीकरण कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों के बीच कलांतर क्या है? जीरो है। कलांतर जीरो, यानी कोण में कोई अंतर नहीं। जो कोण उसमें वही कोण इसमें, बस शर्त एक चीज देखना है। ये डायरेक्शन थी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, और ये डायरेक्शन क्या हो गई? तरंग जाने लगी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। और जब भी कोई तरंग एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाता है तो उसका जो समीकरण आता है वो माइनस के एक्स की बजाय
प्लस के एक्स हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड हम लोग नाम दे देंगे। ये चीज हम सब लोगों ने प्रगामी तरंग में पढ़ रखा है, ठीक है। अब इन दोनों पर हम लगाएंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। पिछले वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक हमने बताया था अध्यारोपण का मतलब जोड़ने का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। तो y बराबर y1 कितना है, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 कितना है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इन दोनों में a बाहर हम निकाल लेते हैं और यहां से क्या बचा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है। अब यहां से हम लोग देखिए, अच्छा आ रहा है फ्रेम में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं पर कंप्लीट करते थे, यहां से आगे इधर देख लेते हैं। क्लियर है ना। अब यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। ये होता क्या है वो देखिए पहले, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इनटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। क्लियर बात। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये सी नाम देते हैं और ये पूरी की पूरी वैल्यू हम डी नाम देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से y का मान y बराबर, a तो बाहर ही है, इस फार्मूले का 2 भी बाहर आएगा, a के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2a हो जाएगा। और फिर साइन था साइन c प्लस डी, दोनों एंगल को जोड़ दो। दोनों एंगल मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स में हमको जोड़ना है ओमेगा टी प्लस के एक्स, और y में कितना है 2, और इनटू में कितना है cos c माइनस डी, मतलब घटा देंगे ओमेगा टी माइनस के एक्स से डी घटाएंगे, ये घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस ओमेगा टी और माइनस के एक्स, और अपॉन में कितना है 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब ये ब्रैकेट हटा देते हैं, इसका कोई लेना देना तो है नहीं। अब आगे क्या आएगा, ये यहां से हो जाएगा y बराबर 2a, यहां से के एक्स माइनस प्लस खत्म ओमेगा टी माइनस, और यहाँ प्लस खत्म ओमेगा टी 2 ओमेगा टी होगा, 2 से 2 खत्म, केवल बचा कितना, साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर के एक्स और के एक्स माइनस के एक्स कितने माइनस में के एक्स है 2, और 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चा केवल क्या, कॉस माइनस के एक्स। और एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, कॉस माइनस का जो थीटा होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, प्लस कॉस थीटा होता है। जब चौथे चतुर्थांश में जाएगा ना, एंगल नेगेटिव तो नीचे जाता है। तो ये हो जाएगा 2a, ये कॉस माइनस के एक्स है, प्लस का हो जाएगा कॉस के एक्स और इनटू में साइन ओमेगा टी। ये पहला रूप हो गया। इसको आसान बनाने के लिए हम इतने भर को कैपिटल ए नाम दिए दे रहे हैं, साइन ओमेगा टी। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, बस कैपिटल ए जो है वो परिणामी जो तरंग, इन दोनों के मिलने से जो तरंग बनती है, इन दोनों के अध्यारोपण से जोड़ने से जो तरंग बनती है वो अप्रगामी तरंग होती है, और ए जो है वो अप्रगामी तरंग का आयाम है। ए जो है वो परिणामी तरंग यानी अप्रगामी तरंग का आयाम, अप्रगामी तरंग का आयाम। ठीक है। और इसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो इसका मान है क्या वास्तव में 2a cos kx। इसका मान डिपेंड किस पर है, x पर डिपेंड है, क्योंकि x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ये हमने यही ले लिया था। cos कोई लेना देना नहीं, k भी कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, x वेरिएबल है, डिस्टेंस वेरिएबल है, तो ये जो है आपका कांस्टेंट, तो आयाम जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कोणीय आवृत्ति कितनी थी, ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा, परिणामी तरंग की कोणीय आवृत्ति कितनी है, ओमेगा है। तो परिणामी तरंग की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो आपकी प्रगामी तरंग की आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, वही अप्रगामी तरंग की कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति सेम है तो आवृत्ति भी सेम है। जितना कण 1 सेकंड में प्रगामी तरंग के दोनों तरंगों की कंपन कर रहे थे पर सेकंड, उतने ही अध्यारोपित किया यानी जोड़ा गया तब भी उतने ही कंपन कर रहे थे, उनमें कोई अंतर
नहीं आया। ठीक, बस ये इसको इससे आसान रूप में लिख दिया। अब ए का मान इन सभी पर डिपेंड है। अब इन सभी पर डिपेंड है तो इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स का ए का मान एक्स पर डिपेंड है। अगर एक्स का मान अब बदलेगा तो कॉस की एक्स भी बदलेगा। कॉस की एक्स का मैक्सिमम क्या मान क्या होता है, मिनिमम मान क्या होता है, वो चीज सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, निष्पन्द, जिसको इंग्लिश में नोड्स बोला जाता है। ये जब इन दोनों तरंगों को मिलाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, अभी तो एक ही सरंग है, इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो जो नई तरंग बनी है, समझिए बात, जो नई तरंग बनी वो कैसे बनेगी, पहले वो चीज देखिए। हमने मुक्त सिरे की बात की, मुक्त सिरा यानी तरंग ऐसे जाएगी, ऐसे, ये तरंग ऐसी जा रही, थोड़ा नीचे ले लेते हैं ना, ये ऐसी जाएगी। परावर्तित तरंग कैसी आएगी, सेम यही चीज, तो देखिए कहीं कहीं पर फैल रही है, कहीं कहीं पर सिकुड़ रही, देखिए कहीं कहीं पर फैल रही और कहीं कहीं पर सिकुड़ रही, पास पास आ रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर ये पास पास आ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उन सभी को वहां पर आयाम क्या आएगा, जीरो आएगा। देख देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आयाम क्या आएगा, एक्स अक्ष है ना, इस पर आयाम क्या आएगा, जीरो आएगा। आयाम मतलब अधिकतम कंपन, y का अधिकतम मान, y का अधिकतम मान ही तो आयाम होता है। y का मान x पर क्या आता है, जीरो आता है। x अक्ष यहाँ, y अक्ष यहाँ पर होता है, x अक्ष यहाँ पर होता है। तो जहां पर न्यूनतम होता है उसको नोड बोला जाता है। ये नोड कहाँ पर आएंगे, ये निष्पन्द कहाँ पर होंगे उसको हम पढ़ेंगे। और जहां पर आयाम अधिकतम होता है वहां एंटी नोड, आयाम अधिकतम है ना, यहाँ पर देखो आयाम अधिकतम है, आयाम अधिकतम है तो एंटी नोड्स, और आयाम न्यूनतम है तो नोड्स होते हैं, निष्पन्द होते हैं। यानी परिणामी तरंग का आयाम अगर न्यूनतम है, या न्यूनतम कहने का मतलब जीरो है, तो आपका वो होता है निष्पन्द। प्रस्पंद जहां पर आयाम अधिकतम होता है, यानी कि आयाम या तीव्रता जिसको कहते हैं, क्योंकि जो तरंग की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये चीज हम डिफिनेशन में यहाँ पर लिखते हैं। हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख दी है कि माध्यम के वे बिंदु जहां कणों के कंपन का आयाम न्यूनतम यानी जीरो होता है निष्पन्द कहलाते हैं। निष्पन्द पर स्थित कण विरामावस्था में होते हैं, वो कंपन नहीं करते, वो उसी जगह पर रहते हैं। ये यहाँ पर हमने जैसा कि समझाया था। अब निष्पन्दों की स्थितियां क्या होंगी उसके बारे में हम सब लोग समझेंगे। निष्पन्दों की स्थितियां, अब इसकी स्थिति कहाँ पर, कितनी दूरी पर हम जाएंगे मूल बिंदु से, कितनी दूरी पर जाएंगे, यानी कि हमको x की वैल्यू चाहिए, इसकी स्थितियां कहां पर होंगी, कहने का मतलब ये। तो आयाम इसके लिए क्या होता है, परिणामी तरंग का जीरो और आयाम जीरो, तो ये पूरी वैल्यू जीरो, और cos kx की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो cos kx की वैल्यू जीरो, तो cos 90 अंश का मान जीरो होता है ना, cos 90 अंश का मान जीरो होता है, यानी कि जिसको हम सब लोग π/2 कहते हैं। और साथ ही साथ 3π/2, 3π/2 का मान भी क्या होता है, cos 3π/2 के मान भी जीरो होता है। तो किनका मान जीरो होता है, उसके लिए हम cos का ग्राफ बना लेते हैं। cos का ग्राफ ऐसे होता है, cos का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे। ठीक, ये अधिकतम मान +1 और जो न्यूनतम मान मतलब नीचे की डायरेक्शन में -1, और यहाँ पर कितना, जीरो। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, जीरो अंश से। जीरो अंश पर कितना होता है, 1, और ये 90 अंश है, 90 अंश को π/2 कहते हैं ना, तो π/2 पर मान जीरो, और ये कितना है, आधा आधा, ये 90 है और ये पूरा 180 है ना, तो 180 का आधा कितना हुआ, 90, ये 90 और ये 90 कितना हो गया, 180 यानी पाई, यानी आधा आधा हम जोड़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा कितना है, पाई, और आधा आधा जोड़ रहे हैं, आधा हो चुका था, आधा और आया तो पाई,
पाई में आधा और जोड़ो, आधा जोड़ेंगे तो 1 पाई है, 1 पाई में आधा पाई जोड़ेंगे तो 1.5 पाई यानी 3 पाई बाई 2, और फिर आधा जोड़ेंगे तो 2 पाई, फिर आधा जोड़ेंगे तो 2.5 मतलब 5/2, फिर आधा जोड़ेंगे तो 3, फिर आधा जोड़ेंगे तो 3.5, और फिर आधा जोड़ेंगे तो 3.5 में आधा जोड़ेंगे तो 4। तो कहां कहां पर मान जीरो होता है? देखो पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, 5 पाई बाई 2 पर, 7 पाई बाई 2 पर। इन्हीं सब में कॉमन क्या है? यहाँ पर पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2। अगर कॉस पाई बाई 2 रखेंगे तब भी जीरो, कॉस 3 पाई बाई 2 जीरो, कॉस यानी इतने इतने का जीरो। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो कॉस के एक्स यानी जीरो को हम लिख सकते हैं कॉस, आगे क्या कौन सा नंबर? पहली चीज तो n पाई सम, पाई बाई 2 सब में है तो ये पाई बाई 2 हमने जोड़ दिया पाई बाई 2। अब आगे कौन से नंबर है? 1 3 5 7, 1 3 5 7 विषम नंबर है, विषम संख्या। और विषम संख्या के दो रूप हैं, पहला है 2n+1 और दूसरा है 2n-1। अगर 2n+1 है तो n का मान 0 से स्टार्ट होगा, अगर 2n-1 रखेंगे तो n का मान 1 से स्टार्ट होगा। अब रखना कौन है? अगर पहला निष्पन्द पूछेगा तो n का मान 1, अगर दूसरा निष्पन्द पूछेगा तो n का मान 2, तीसरे निष्पन्द के लिए n का मान 3। इसमें क्या है? पहला निष्पन्द n का मान 0, दूसरे निष्पन्द पर n का मान 1, तीसरे निष्पन्द पर n का मान 3 रखना पड़ेगा। तो ये उल्टा पड़ रहा प्लस वाला, इसलिए हम माइनस को यूज में लेते हैं ताकि आसानी हो। तो यहाँ पर हम 2n-1 रख सकते हैं। 2n-1 यानी विषम गुणज किसका? पाई बाई 2 का, वो भी कॉस के साथ, वो 0 अंश देता है। अब कॉस कॉस निरस्त हो जाएंगे और के की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन लेमडा, और इनटू में x बराबर कितना हो गया? 2n-1 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू यहां से हमको निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेमडा ऊपर 2 नीचे, तो 2n-1 लेमडा अपॉन 2 दूनी कितना? 4। ये मिल गया xn का मान। और समझिए, अगर हम सब लोग प्रथम निम्निष्ठ की बात करेंगे, कौन से निम्निष्ठ की? प्रथम निम्निष्ठ। प्रथम निम्निष्ठ मतलब निष्पन्द, प्रथम निष्पन्द की स्थिति। प्रथम निष्पन्द की स्थिति यानी n का मान हमको कितना डालना पड़ेगा? 1 डालना पड़ेगा। तो x1 कितना आएगा? n का मान 1 डाल रहे हैं, चाहे आप यहां पर डाल दे, nवीं स्थिति है ना, 1 डालेंगे तो 2 1 2 में से 1 गया 1, लेमडा बाई 4। तो मूल बिंदु से लेमडा बाई 4 दूरी पर प्रथम निष्पन्द आएगा। ठीक है। अब द्वितीय निष्पन्द अगर पूछता तो द्वितीय निष्पन्द की स्थिति यानी n का मान कितना डालेंगे? 2। तो यहां से x2 आएगा, 2 डालो, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, 3 लेमडा बटे 4। ऐसे ही तृतीय निष्पन्द, यही सब आएंगे। तो ये हो गए निष्पन्दों की स्थिति। अब हम सब लोग प्रस्पंदों की स्थिति देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रस्पंद यानी एंटी नोड्स। ये बिल्कुल नोड्स के उल्टे होते हैं, जहां पर आयाम अधिकतम होता है, आयाम अधिकतम। तो माध्यम के वे बिंदु जहां पर कणों के कंपन का आयाम अधिकतम होता है, क्या होता है? अधिकतम, तो निष्पन्द कहलाते हैं। रुक जाइए, माफ कीजिए, प्रस्पंद कहलाते हैं। वो सभी पॉइंट क्या कहलाते हैं? आपके प्रस्पंद कहलाते हैं। क्लियर बात है तेरी? प्रस्पंद, प्रस्पंद के लिए क्या होता है? जो आयाम होता है परिणामी तरंग का वो अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। और आयाम अधिकतम होता है तो जाहिर सी बात है आयाम किस पर डिपेंड है? आयाम डिपेंड है cos x पर। तो cos x की वैल्यू, cos kx की वैल्यू भी क्या होगी? अधिकतम होगी। इसका परिमाण क्या होगा? अधिकतम। परिमाण की बात कर रहे हैं हम सब लोग, परिमाण। तो इसका परिमाण भी क्या होगा? अधिकतम होगा। अधिकतम मतलब, परिमाण मतलब अधिकतम मान होने का मतलब यह है, इसका अधिकतम मान, सॉरी माफ कीजिए, आयाम अधिकतम होने का मतलब cos kx का मान अधिकतम होना, और cos kx का अधिकतम मान कितना होता है? +1 होता है। तो हम सब लोग यहां से कह सकते हैं जो cos
kx है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका परिमाण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और एक चीज याद रखिए, अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू 1 दी गई तो x की वैल्यू निकालेंगे तो सामने आएगा +-1, यानी सामने प्लस माइनस का साइन लग जाता है। तो यहां से मॉड हटाएंगे तो cos kx की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, +-1, यानी cos kx की वैल्यू +1 भी लेनी है, -1 भी लेनी है। +1 पर भी अधिकतम आएगा, -1 पर भी अधिकतम आएगा। ठीक है, तो यहां से समझते हैं बात, cos kx +1। अब समझिए बात, cos कौन कौन से अंश का मान जो होता है वो 1 होता है और साथ ही साथ -1 होता है। 1 किसका होता है, 0 का भी होता है। -1 किसका होता है, पाई का। +1 2 पाई का, -1 3 पाई का, 4 पाई का, 5 पाई का, यही चलेगा। यानी 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, यानी n पाई। पाई सब में है ना, और ये n नंबर हो गए। और n का मान आपका शुरू कहां से होगा, 0 से देख लीजिए शुरू हो रहा है। 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 0 1 2 3 4। तो 0 किस में मिल रहा है, आपका प्रस्पंद में मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा था ना। तो 0 इसके लिए भाई, 0 मतलब 1 पर आ रहा है ना, 1 के 0 डिग्री यानी 1 मान के लिए आता है। और ये 0 मान के लिए तो 0 आएगा ही नहीं, 0 मान के लिए तो कोई एंगल 0 होगा नहीं। एंगल 0 किसके लिए हो रहा है, +1 के लिए हो रहा है। और +1 यानी कि अधिकतम आयाम, यानी प्रस्पंद में आएगा। क्लियर बात। अब cos cos निरस्त हो जाएंगे, k की वैल्यू अगर डालेंगे यहाँ पर तो 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, इंटू x बराबर n पाई, पाई से पाई कैंसिल, और x की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा ऊपर n लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। ये nv नंबर की बात हो रही, n लैम्डा बाई 2 nवे नंबर की बात हो रही। nवे नंबर 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर हम प्रथम प्रस्पंद की बात करेंगे, प्रथम प्रस्पंद की स्थिति, तो उसके लिए n का मान कितना डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। पहला प्रस्पंद है। मूल प्रस्पंद कहने का मतलब, अगर हम एक चीज और नाम दे सकते हैं, प्रथम को हम मूल भी कह सकते हैं, मुख्य कहे ज्यादा सही रहेगा, मूल की बजाय मुख्य ज्यादा सही। मुख्य प्रस्पंद n का मान क्या होगा, 0, जिससे x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप प्रथम प्रस्पंद की बात करेंगे, ठीक है, प्रथम प्रस्पंद की स्थिति की बात अगर आप मतलब हम सब लोग करेंगे, तो उसके लिए जो स्थिति आएगी, प्रथम n की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का मान है यानी लैम्डा बाई 2। और अगर आप द्वितीय प्रस्पंद की बात करेंगे, n की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, 2। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डालेंगे n का मान, तो 2 खत्म, कितना बचा, लैम्डा। तो यानी इसकी जो स्थिति बनेगी, 0 लैम्डा बाई 2, लैम्डा आधा आधा जुड़ना, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे डॉट डॉट डॉट। पोजीशन पर क्या मिलेगा आपको, प्रस्पंद, और लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4, 7 लैम्डा बाई 4, इन सभी चीजों पर हमको क्या मिलेगा, निस्पंद मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, निस्पंद मिलेगा। अब इसका हम मेन डायग्राम देखते हैं, वो कैसे आएगा। ठीक है, ये चीज डायग्राम जो हमने अभी यहाँ पर समझा वही हम बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इरेज किए ले रहे हैं, बस और कुछ नहीं। इसको हमने थोड़ा सा इरेज किया है। अब यहाँ पर ये हमने ले लिया एक्स अक्ष, क्योंकि तरंग एक्स अक्ष की अलोंग जो है कंपन कर रही है, और खुला सिरा है, मुक्त सिरा है, मुक्त सिरा है, तरंग ऊपर से आएंगी, ये ऐसी तरंग जा रही, ये हमने नाम दे दिया आपतित तरंग। कौन सी तरंग, आपतित तरंग, ये आपतित तरंग हो।
तो परावर्तित तरंग कैसे आएंगी, ऐसे ही सेम उल्टे डायरेक्शन में डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं इनको, जैसा कि हमारी बुक में दिखाया गया है। वापस ऐसे ही तो आएंगे, ठीक है। तो खुले सिरे पर क्या आता है आपको, खुला सिरा है। खुले सिरे पर आपको क्या मिल रहा है, खुला सिरा है। खुले सिरे पर आयाम क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, एंटी नोड्स इन पॉइंट्स, ठीक है। और यहां पर आयाम न्यूनतम है तो नोड्स, और यहां पर आयाम अधिकतम है तो एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स, आयाम ज्यादा आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। इस ए को हम नीचे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आयाम न्यूनतम है तो नोड्स, 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 निस्पंद, 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 निस्पंद। तो खुले सिरे पर क्या मिल रहा है, प्रस्पंद मिल रहा है। और पहले वाले प्रस्पंद के लिए जब दूरी ली जाएगी वो कितनी है, 0। और दूसरे वाले के लिए दूरी कितनी है, दूसरे वाले के लिए λ/2 है। और तीसरे वाले के लिए कितना है, लैम्डा है। और चौथे के लिए कितना है, 3λ/2 है। अच्छा, ऐसे ही निस्पंद के लिए दूरी, तो पहले वाले निस्पंद के लिए दूरी कितनी, λ/4। तो ये जो दूरी है ये λ/4 है। तो अगले वाले निस्पंद के लिए दूरी क्या है, 3λ/4, 3λ/4 है। और अगले वाले निस्पंद के लिए 5λ/4। ये अब ध्यान से समझिए, दो प्रस्पंदों के बीच की दूरी कितनी है, ये 0 और ये λ/2। दो क्रमागत प्रस्पंद, ऊपर वाले में से नीचे वाला, नीचे सॉरी माफ कीजिए, नीचे से ऊपर वाला, नीचे से ऊपर वाला घटाएंगे तो ये कितना आ रहा है, λ/2। तो दो क्रमागत प्रस्पंदों या निस्पंद ले लो, निस्पंद क्रमागत वाले दो निस्पंद ले लो, और चाहे क्रमागत वाले दो प्रस्पंद ले लो, λ/2 ही दूरी आएगी, दो क्रमागत निस्पंद। तो ये 3λ/4 से λ/4 घटा दो, क्योंकि इतनी ही डिस्टेंस चाहिए, तो बचेगी कितनी, λ/2। तो दो क्रमागत निस्पंदों को, नोट में ये चीज आपको लिखना है, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। दो प्रस्पंदों या दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 ही होती है। और एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी, एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी, यानी ये वाली जो दूरी होती है, ये आपकी λ/4 के इक्वल होती है। यहां से देख सकते हैं, एक प्रस्पंद और एक निस्पंद, इनके बीच की दूरी λ/4। तो एक प्रस्पंद और एक निस्पंद के बीच की दूरी जो होती है वो होती है λ/4। और दो प्रस्पंदों या दो निस्पंदों, वो भी क्रमागत वाले, इनके बीच की दूरी λ/2 होती है। ये नोट में नीचे लिख लेना है। और ये हो गया आपका, जब माध्यम की परिसीमा मुक्त हो तब अप्रगामी तरंग का समीकरण क्या बनेगा। और समीकरण तो हमने यहाँ पर लिख दिया था, साथ ही साथ यहाँ पर प्रस्पंद और निस्पंदों की स्थितियां क्या बनेंगी, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इन सभी की चीजों के बारे में यहाँ पर हम सब लोगों ने पढ़ रही लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग, जब माध्यम की परिसीमा दृढ़ हो, कठोर हो, बंद हो, तब क्या आएगा। तो खुले सिरा, देखो खुला सिरा है तो एंटी नोड्स मिल रहा है, और बंद सिरे होंगे तब क्या आएगा, ये चीज हमको देखना है। तो बंद सिरे जाहिर सी बात है नोड्स आएंगे। क्लियर बात, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक आएगा, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।